ने एक और इंटरव्यू में भी इस बात का इशारा किया था कि जो आरुषि वाला मामला था, उसके बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में भी यही सब था? हाँ अगर बिल्कुल। आप कंफर्टेबल हो थोड़ी डिटेल बताएं उसमें। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मामला जो है कोर्ट से कोर्ट में गुजरा है चल रहा सारी है, हाँ चीज़ें, हाँ। तो उसमें जो मेरी जानकारी, उसी मैटर को जो कवर करने ऑलरेडी वाले, पब्लिक फोरम में जानकारी हाँ, है, हाँ। जो एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि लीगल के ही हैं, और उन्होंने इस मैटर को कवर किया, उन्होंने मेरी बुक में एक पोर्शन लिखा भी है। तो उसमें उन्होंने मुझे बात बताई थी कि नुपुर तलवार ने खुद अपनी टेस्टमनी में ये लिखा है, ये इस बात का जिक्र किया है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये, अब उसको एक मिनट के लिए जो ऑफिशियल है चीज़ उसको हटा दीजिए, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। आरुषि केस में ये चीज़ मैंने सेंस की थी। कैसे सेंस की थी? जब ये मैं स्टोरी कर रही थी, उसके बाद आरुषि केस हुआ था। तो जब मैं आरुषि केस कवर करने के लिए गई थी खुद, तो मुझे ये लगा था कुछ यहाँ पर फिशी है। जैसे कपल्स का जिक्र आ रहा था, मैं नोएडा के कपल से मिल चुकी थी, गुड़गांव के कपल से, दिल्ली से मिल चुकी थी। अच्छा, नोएडा और गुड़गांव में ज़्यादा थे क्या ना, ये वो सिटीज़ हैं जो नई इस्टेब्लिश हुई हैं। जो पुरानी सिटी वाली जगह मिलेगी ना, वहाँ कम मिलेगा, वहाँ सब एक दूसरे को जानते, इतना खुल के चीज़ें होती नहीं हैं। यहाँ ये न्यू सिटी इस्टेब्लिश हुई, कोई एक दूसरे को इतना पहचानता समझता नहीं है। जैसे सोनीपत वाला था, उसके अंदर अर्ज बहुत है ये करने की, लेकिन वो ऐसी जगह रहता है जहाँ उस पर नज़र सबकी है, तो बचा बचा के भी हमें अपने घर ले गया। तो हाँ, तो मतलब यहाँ, मतलब आप ये समझिए कि वो वहाँ से निकलना चाह रहा है, कह रहे बड़े गंदे लोग हैं ये, वो उनको बोल रहा है, कहते बड़े गंदे लोग हैं, दूसरे के घरों में झांकते रहते मुझे हैं। गंदा काम नहीं करने दे रहे। हाँ, मुझे गंदा काम नहीं करने दे रहे, मतलब दूसरों के घरों में झांकते हैं। मेरे घर कोई आ जाता है, हर एक पे नज़र रखते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो हम दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। तो दिल्ली क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? उसकी नज़र में दिल्ली मॉडर्न है। ऐसे ही आरुषि वाला जो केस था, उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत, मुझे ये चीज़ का सेंस हो गया था। इस स्टोरी को करते करते मैं इतनी चीज़ों की, मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गई थी। मैं इसको फैक्चुअल नहीं बोल रही हूँ, किसी और कपल के बारे में बात करते, लेकिन मैं सेंस कर लेती थी। एक बार एक नोएडा के एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी थी, और उस वक्त कुछ आके गाड़ियाँ रुकी 2-3, और जो कपल्स निकल के आए मेरे साथ जो बैठे थे, मैंने उनको बोल दिया ये लोग शॉपिंग करने वाले हैं। मैंने कहा ये एक सेम गाड़ियों में वापस नहीं जाएंगे। हम इतनी देर तक बैठे रहे जब तक वो बैठे रहे, और उन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सेंस बढ़ गया था, मतलब मुझे तो डर लगने लगा था कि कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी लोगों में मिल रही थी जो बिल्कुल शरीफ अच्छे घर के लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना घूंघट औरत का, अंदर पूरा भरा हुआ, सिंदूर पहना हुआ है, मंगलसूत्र लटक रहा है, गर्मी में सिल्क की साड़ी पहन के आ रही है वो। ऐसी महिला, अगर आप यकीन करेंगे, वो वाइफ शॉपिंग में होगी। हाँ बिल्कुल। हमारे दर्शकों को मैं डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाएं कि हम यहाँ जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, ना ही हम कोई मॉरल कमेंट्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कंसेंट है तो। लेकिन चूंकि अगर समाज में कोई भी एक ऐसा ट्रेंड है जो समाज की मुख्य विचारधारा के तौर तरीकों के अलग है, तो इस समझने की बड़ी जरूरत है कि जो भी लोग उस तरह की प्रैक्टिस में शामिल हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है। और जैसा कि मैंने विनीता से एक सवाल किया कि वो खुद को इन चीजों के लिए कन्विंस कैसे करते हैं, ये हमारा मकसद है। ये डिस्क्लेमर देना बड़ा जरूरी है कि हम जजमेंटल होने वाले कोई नहीं होते, अगर कंसेंट है तो। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनीता, इस पूरी जो ये प्रैक्टिस है, इसका एक जो पार्ट है ना, वो बच्चे भी हैं। आपने खुद अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि कई बार सपोज एक कपल जो बाहर से किसी के घर आ रहा है, उसी दौरान बच्चे भी घर पे हैं, और माँ बाप बच्चों को कह रहे हैं कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, और फिर वो दोनों कपल जो है वो एक कमरे में चले गए हैं। तो ये अगेन फिर ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि आपका अपना प्लेजर अपनी जगह है, आप अपने आप को कैसे भी तर्क दे के कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उसका सम्मान है। लेकिन हर पेरेंट अपने बच्चों को लेकर बड़ा सेंसिटिव होता है, यहाँ तक ही सेंसिटिव होते हैं कि यार हमारा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, वो कहीं गाली तो नहीं दे रहा कि उसकी संगत पे असर ना पड़ जाए। यहाँ तो पूरी संगत तो सेंस में हम खुद हैं। तो ये माँ बाप इस हद तक अपनी ड्राइव में, प्लेजर में कैसे चले जाते हैं कि बच्चे घर पे मौजूद हैं फिर भी सब काम हो रहा है। ऐसे केस आपने देखे, पहले तो बताएं। पहले तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को वहां पर मौजूद ना रखें, ठीक है। बच्चों को नहीं रखा जाता है। जैसे कि सोनीपत वाला कपल था, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि आपका जो घर है उसमें एक बड़ा हॉल है और एक कमरा है, तो मतलब अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे तो घर में हैं, बच्चों कैसे आप बच्चों को बुला सकते हैं? बच्चों के सामने बुला सकते हैं किसी को? तो उन्होंने बोला इसलिए हम अपने घर नहीं बुलाते, हम दूसरों के घर जाते हैं, तो वहाँ पे रूम होते हैं, तो हम एक रूम में बच्चे को सुला देते हैं, फिर वो भी कमरा ही बंद कर देते हैं। आप बात समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है कि आपने जो सवाल किया कि बच्चे और प्लेजर दोनों चीज़ साथ कैसे चलती हैं, ये तलवार की धार की तरह है, कभी भी इधर से उधर हुई तो एक नुकसान तय है।
लेकिन आपने कैसे केस का जिक्र किया था जिसमें कपल शायद अपने बच्चों को उन्होंने एक ही कमरे में अपनी घर में कहा तुम दूसरे कमरे में जाओ और हाँ, दोनों कमरे, क्या था वो केस, कहाँ का था? वो हल्द्वानी में भी है, सोनीपत वाला कपल भी क्या ये था करता उसमें? है। हल्द्वानी में तो ये लोग एक रूम में अपने बच्चे को सुला देते हैं, बाहर लॉक कर देते हैं दरवाजा, अपने दूसरे रूम में जो भी गेस्ट आए हैं या फिर वो जो चैट कर रहे हैं सब करते हैं। और दोनों कपल अगर उसी रूम में है तो मतलब दोनों एक दूसरे को फिर वो देख भी पा रहे हैं? देख पा नहीं रहे हैं, हाँ, कुछ देखना चाहते हैं, चाह रहे हैं। ओके, ये इनकी मानसिकता है। मानसिकता है। हाँ, आप देखिए क्या होता है, ये डॉक्टर्स ज्यादा बताते हैं, जो पद्मश्री अवार्डी हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर कोठारी, प्रकाश कोठारी, उनका इंटरव्यू है मेरी बुक में। उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि ये जो भी तरीका अपना रहे हैं लोग, ये थोड़ा सा गलत उन्होंने इसलिए कहा है। वो कहते हैं एक बायोलॉजिकल नीड होती है, शादी के बाद कुछ लोग बोर होने लगते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी उस चाहत को जिंदा रखें, इसकी वजह से वो ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं। इससे बेहतर है कि वो हस्बैंड वाइफ अपने बीच में रिलेशनशिप में इस चीज़ को बढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं, मैं नहीं जानती ये बात, लेकिन हाँ ये कि उन्होंने कहा इसको ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब वो नहीं करते हैं और दूसरे के पास जाते हैं, फिर वो कुछ और चाहते हैं, फिर वो कुछ और चाहते हैं, एक एक करके उनकी चाहत आगे बढ़ती जाती है। और ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपको जीवन में पैसे कमाने की बहुत चाह है, आपने कुछ पैसा कमाया, फिर आपने कुछ और कमाना चाहा, फिर आपने कुछ और कमाना चाहा, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही ये एक ड्राइव है, इसका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। पैसा भी कितना कमाना है, आदमी सोचता है मुझे इतने में संतुष्टि है, ऐसे रिश्ते में भी एक संतुष्टि लानी पड़ेगी। सही बात है। वरना आप वहां तक चले जाएंगे जहां पे आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपकी पत्नी और आप किस दलदल में फंस चुके हैं। बिल्कुल सही बात। और इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। आपने एक जो फैसिनेशन का जिक्र किया विनीता, कि कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख रहे हैं। एक अगेन ये टर्म भी है ककल्ड्री के नाम से, ये भी एक तरह का तरीका है। उसमें ये होता है कि आदमी चाहता है अपने लाइफ पार्टनर को किसी और के साथ इन्वॉल्व होते देखना, और फिर वो एक दर्शक की तरह उसको देखता है। हाँ। लेकिन वो वाइफ स्वैपिंग से अलग है। उसमें ये होता है कि कई बार लोग दूसरे को हायर करते हैं कि तुम मेरी पार्टनर के साथ रिलेशन बनाओ। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? कि आपने इसका भी प्रकाश कोठारी ने या किसी और ने जिक्र किया? हाँ, उसमें मतलब इस एग्जैक्टली उन्होंने इस तरह के केस का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो वाइफ स्वैपिंग में भी होती है। अच्छा। रोहतक वाला कपल जो था वो ऐसा ही था। वो लोग 60 की उम्र के आसपास के थे, मतलब 60 टच करने जा रहे थे। तो उनके जो पति थे, उनका ये कहना था कि मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो स्वैपिंग में दूसरे कपल से मिले और मैं वहीं बैठे रहना चाहता हूँ। आप इसे जजमेंटल कहें या ना कहें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उन लोगों के पास बैठ के ही बातें सुन पाना। सही बात है। मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अपनी किताब में बहुत जजमेंटल तरीके से लिखा है। मैंने सीन वैसी लिखी है, दृश्य पूरे एज इट इज लिखे हैं जैसे थे। मैंने कोई मिलावट नहीं किया, ना कम किया ना ज्यादा किया। कोई फिक्शन नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। मुझे कई लोगों ने बोला किताब मोटी हो जाएगी, फिक्शन डाल दो। ये रियलिटी फिक्शन से ज्यादा खतरनाक है, तो इसमें अलग से फिक्शन की ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। हाँ, लेकिन मैंने अपने विचार लिखे हैं इसमें। उसकी वजह ये थी कि मैं खुद एक ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की हूँ। मैंने ऐसी चीज़ें ना सुनी कभी, मतलब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भी कुछ होता है। जब मैंने देखा तो मेरी मनोस्थिति क्या थी वो मैंने उसमें लिखी है, क्योंकि मुझे खुद एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई थी इन लोगों से मिलने के बाद कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे लोग हैं, कैसे ऐसा हो सकता है। जब आप खुद दुनिया में वो एक रिलेशनशिप के पहले पड़ाव पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दुनिया में कि आगे बढ़ेंगे। मैं 20s में हूँ, एक लड़की जो 20s में चल रही है और ये देख रही है कि कपल्स ऐसा करते हैं, तो शादी से तो उसका मन ही उठ जाएगा। तो उसकी मनोस्थिति भी क्या थी आप ये सोचिए ना। मैं भी तो खुद में एक केस स्टडी थी इसमें। अब मैं दूसरे ऐसे केस स्टडीज से मिल रही हूँ जो कि इसमें इतना डीपली इन्वॉल्व हैं कि वो भूल गए हैं प्लेजर में कि रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है उनकी। आप डिवोर्स ले लो ना। नहीं, लेकिन क्या अच्छा, इनको मैंने पूछा आप जीबी रोड क्यों नहीं चले जाते? हाँ, आप पैसे में क्यों नहीं कर लेते? सही बात है। बोले छी, इतनी गंदी चीज उनके लिए वो गंदगी है। मतलब ऐसे लोग उनके लिए उतने गंदे हैं। आप और मैं एक मिनट के लिए ये सोचेंगे कि वो औरत अपने जिस्म का सौदा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपने घर का पेट भरना है या अपना पेट भरना है। हम एक मिनट सिंपैथी रखेंगे, ये नहीं रखते सिंपैथी। इनके नज़र में वो गंदी है तो गंदी है, पर ये अच्छे हैं जो अपनी बीवी को बिना कीमत लगाए और जिस्म की मंडी में ले जा करके रख देते हैं और बदले में दूसरी बीवी ले आते हैं।